नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस क्लास को अपने सभी ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनको आप जानते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने राज्य में 250 शाखाओं का आंकड़ा पार किया है? कितनी ब्रांचेस? तो 250 ब्रांचेस। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 है HDFC, ICICI, यस बैंक और SBI। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर है HDFC बैंक। तो यही वो निजी बैंक है जिसने हाल फिलहाल अपनी 250 ब्रांचेस ओपन कर दी है। कितनी? 250 ब्रांचेस। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को। ठीक है, अब इसके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है या मुख्यालय कहाँ पर है इसका। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, अब देखते हैं भाई, ब्रांचेस की बात चल रही है तो इसकी ब्रांचेस सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो इसकी शाखाएं पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो वो है आपके मुंबई, यानी इसके हेडक्वार्टर, और न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। ठीक है, आपको पता चल गया भाई कि इसके मुख्यालय में इसका मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई में ही इसकी सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। उसके साथ न्यू दिल्ली में भी इसकी ब्रांचेस हैं। और अभी तक इसने कितनी ब्रांचेस ओपन कर ली है? तो अभी तक इसने 250 ब्रांचेस ओपन कर ली है। निजी क्षेत्र का एक बैंक है। और अभी इसका गोल क्या है, यानी इसका टारगेट क्या है अभी? तो इसका गोल है कि भाई आपके मार्च 2023 तक मैं कितनी और ब्रांचेस ओपन कर लूं? तो 150। कितनी? 150 ब्रांचेस और ओपन करना चाहता है। ये कब तक? मार्च 2023 तक। अब देखिए बैंक के बारे में बात चली है तो देख लेते हैं भाई बैंक किस किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से बैंक के प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं बैंक। अब बैंक क्या होता है? तो वे संस्थाएं जहां पर मुद्रा का लेन देन होता है। क्या होता है? मुद्रा, यानी पैसों का लेन देन जहां पर होता है, ऐसी संस्था को क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। अब देखिए बैंक कितने प्रकार के होते हैं तो उनमें देख लेते हैं। अनुसूचित बैंक, और गैर अनुसूचित बैंक, यानी शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। ठीक है, अब देखिए जो अनुसूचित बैंक है उसके भी आगे पार्ट हो जाते हैं। और ये किस तरीके से विभाजित होते हैं? ये होते हैं आपके देसी और विदेशी। ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड हो गया। अब देखिए देसी बैंक जो है वो वापस से डिवाइड हो जाएगा। और अब ये वापस डिवाइड होके किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके सार्वजनिक और निजी। इन दो में ये डिवाइड हो जाएगा। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी दो तरीके के होते हैं तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये होते हैं राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत। अब निजी तरीके के बैंक्स के बारे में बात करते हैं तो इनके भी दो पार्ट होते हैं तो हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें होते हैं पुरानी पीढ़ी के
और नई पीढ़ी के। अब देखिए हमारी बात किसके संबंध में चल रही है, तो हम बात कर रहे थे एचडीएफसी के बारे में। और ये मैंने आपको बताया था कि एचडीएफसी बैंक निजी तरीके का बैंक है, यानी निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी प्राइवेट बैंक है। तो वो किस में आएगा, इसमें आएगा। आपका एचडीएफसी निजी क्षेत्र का बैंक है। इसके साथ साथ आपके ऑप्शन में था यस बैंक और आईसीआईसीआई। इसके साथ भी कई बैंक हैं, जैसे एक्सिस हो गया, कैनरा हो गया। तो ये सभी क्या हैं, निजी क्षेत्र के बैंक हैं। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र वो कौन से होते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, यानी जो भी बैंक सरकारी बैंक हैं, उनको हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोलते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में आपके ऑप्शन में है एसबीआई। तो ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी भी आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो अब आपको पता चल गया भाई बैंक जो है वो किस किस तरीके से होते हैं, किसके कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसने 250 शाखाओं का आंकड़ा पार कर लिया है। तो कौन से बैंक ने ये आंकड़ा पार कर लिया है, एचडीएफसी ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। अब देखिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए आप और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। भारतीय महिला मुक्केबाज अरुंधति चौधरी राजस्थान के किस जिले की निवासी है। क्या पूछा है, भारतीय महिला मुक्केबाज है अरुंधति चौधरी, वो किस जिले की निवासी है। ऑप्शन देख लेते हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे फटाफट। तो देखिए अरुंधति चौधरी, इनके बारे में देख लेते हैं भाई। कौन है अरुंधति चौधरी, हमारे क्वेश्चन में भी दे रखा था भाई। ये है भारतीय महिला मुक्केबाज। ठीक है भाई, अब भारतीय महिला मुक्केबाज है तो इनकी कैटेगरी देख लेते हैं, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इनकी कैटेगरी कौन सी है, तो ये बिलोंग करती है 69 केजी। तो ये इनकी कैटेगरी हो गई। अब इनके बारे में और जान लेते हैं। तो ये देखिए वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड। क्या जीता है इन्होंने, गोल्ड जीता है इसमें। और हाल फिलहाल में बुल्गारिया के सोफिया में भी एक चैंपियनशिप टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें अभी ये क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। कौन सा, स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट। ये अभी कहाँ स्टार्ट हो रखा है, तो ये हो रहा है आपके सोफिया। और सोफिया कहाँ है, तो ये है आपके बुल्गारिया में। और ये इस गेम में कहाँ तक पहुंच गई है, तो ये अभी है क्वार्टर फाइनल की खिलाड़ी।
ठीक है, तो अब आपको अरुंधति चौहान के बारे में अरुंधति चौधरी के बारे में सब कुछ पता है। भारतीय महिला मुक्केबाज है, कैटेगरी 69 केजी है, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है और अभी ये हाल फिलहाल में सोफिया बुल्गारिया में स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट हो रहा है जिसके क्वार्टर फाइनल में ये पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं कि भाई ये है कहाँ की, तो ये कहाँ की है, तो ये बिलोंग करती है आपके कोटा से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप मार्क कर लीजिएगा कि भारतीय महिला मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कहाँ की है, तो वो है आपके राजस्थान के कोटा जिले की। क्लास को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आंसर फटाफट से। जो भी आंसर आपको आते हैं आप धड़ल्ले से बस उनको कर दीजिए। अरे गलत सही कुछ एक तो होगा। अपना अगला क्वेश्चन है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नामक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, दुबई, सऊदी अरब, न्यूयॉर्क, जोधपुर। अब देखिए आज ही के पेपर में ये आया है और देखिए नाम से डिस्क्राइब हो रहा है कि भाई यहाँ पर होने क्या वाला है। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, क्या नाम आ गया इसमें? फ्यूचर, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड ही है कुछ तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये आपके दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इनके 7 अमीरातों में से एक अमीरात है दुबई और वहां पर ये म्यूजियम है। और इस म्यूजियम की खास बात क्या है कि जब भी आप इसके अंदर जाते हैं तो ये आपको फील करवाता है कि 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी। यानी कि यहाँ पर जाकर आप महसूस कर सकेंगे कि 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी, कैसी दिखेगी, उसमें क्या चीजें होंगी, तकनीकी कितनी विकसित हो जाएगी। तो किन किन चीजों को इन्होंने ऐड किया है उनके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने किया है, देखिए वर्चुअल मीडिया को इन्होंने एक्टिव कर दिया यहाँ पर कि जितनी भी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है इस म्यूजियम में कि 50 साल बाद की तकनीकी को इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, वहां पर दिखा दिया कि अगर दुनिया में इसी तरीके से तकनीकी डेवलप होती गई तो इस म्यूजियम के जैसी पूरी दुनिया दिखने लग जाएगी। तो वर्चुअल विजुअल इन्होंने दिखा दिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ह्यूमन मशीन्स। इन सबको इसने इन्वॉल्व कर लिया है इस म्यूजियम में ताकि हम ये महसूस कर सके कि भाई अगर दुनिया में इतनी ज्यादा तकनीकी विकसित हो जाए तो दुनिया दिखेगी कैसी। तो बिल्कुल इस म्यूजियम में जाकर दुबई आप देख सकते हैं कि अभी हम जहाँ रह रहे हैं आज से 50 साल बाद दुनिया में अगर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम अपनी जो आसपास की दुनिया देखते हैं वो कैसी दिखेगी। तो इन्होंने क्या किया भाई, एक 7 मंजिला म्यूजियम बना दिया। कितना? 7 मंजिल का इन्होंने म्यूजियम बना दिया है जिसमें इन्होंने अंतरिक्ष से लेकर पर्यावरण तक 5 अलग अलग तरीकों के इंटरैक्टिव एग्जीबिशन लगाए हैं। यहाँ पर कितने? 5 तरीके के अलग अलग इंटरैक्टिव एग्जीबिशन इन्होंने तैयार किए हैं कि जब भी कोई यहाँ पर इंटर करे तो वो आज से 50 साल बाद वाली दुनिया को फील कर सके। ठीक है, तो कहाँ पर है आपका ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर? दुबई में। ठीक है, याद रख लेना दुबई जो है वो वैसे भी अपनी नाइट लाइफ और अपने मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स, मैं ये बोल सकती हूँ कि वहाँ का आर्किटेक्चर जो है ना वो इतना ज़्यादा मास्टरमाइंड प्लान है, वेल प्लान्ड सिटी है एक तरीके से, और नाइट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड द पाम एक फेमस जू भी है। तो देखिए दुबई जो है वो बहुत ही सुंदर देश है। अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पर तो एक बार इस म्यूजियम में ज़रूर जाके आइएगा कि आप भी 50 साल बाद की दुनिया को फील कर सके। पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन 50 साल बाद वाली दुनिया तो देख ले, एटलीस्ट एक बार दुबई तो जाना है। तो चलिए कभी चलते हैं दुबई भी। लेकिन अभी तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है 9 मार्च 2022 से 5 दिवसीय 22वें कला मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? क्या पूछा है कि भाई 9 मार्च 2022 यानी कि आने वाले 9 मार्च 2022 को इसका आयोजन होने वाला है
और कौन सा कला मेला है ये? तो ये 22वां कला मेला है और इसका आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं पहले तो अपने, कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई इसका आंसर क्या है। तो फटाफट से आप मुझे कमेंट कर दीजिए। देखिए आप क्लास पे लाइव आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करें। मुझे भी क्लास में मजा आता है जब आपके कमेंट्स ऐसे धड़ाधड़ आते रहते हैं। वाह वाली फीलिंग आती है कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं अपने। देखो क्या पूछा है, 22वां कला मेला। इसके बारे में पूछा और कुछ चीजें तो क्वेश्चन में हमें पहले से ही डिस्क्राइब है कि ये भाई स्टार्ट कब हो रहा है। तो ये स्टार्ट होगा 9 मार्च 2022 को और कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इसका आयोजन कहाँ होगा। भाई देख लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन हो रहा है आपके जयपुर में। कहाँ हो रहा है? जयपुर में। अब देखते हैं भाई इसका आयोजन करवा कौन रहा है। तो इसका आयोजन करवा रहे हैं राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से। किसकी ओर से हो रहा है इसका आयोजन? राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से। और कहां पर? तो इसका आयोजन हो रहा है रविंद्र रंगमंच परिसर। और कहां पर है ये? जयपुर में। ठीक है, तो देखिए किसकी ओर से इसका आयोजन हो रहा है। तो राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से। और कहां पर हो रहा है? तो रविंद्र रंगमंच परिसर जयपुर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1962 में। ठीक है, अब 1962 में इसकी स्थापना किस रूप में हुई थी? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय के रूप में। किस रूप में इसकी स्थापना हुई थी? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। अब देखिए रविंद्र रंगमंच परिसर जयपुर के बारे में भी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1963 में, यानी 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का उद्देश्य था भाई डांस, ड्रामा व म्यूजिक को प्रोत्साहन देना। किसके लिए इसकी स्थापना की गई थी? तो डांस, ड्रामा व म्यूजिक के प्रोत्साहन के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। और ये किसके तहत हो रहा है? तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। ये नाम सुन के आपको कुछ और भी याद आना चाहिए। मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी, आपको याद होना चाहिए, खजुराहो। ये नाम मैंने बोला था। ये किसकी थीम थी? 48वें खजुराहो
नृत्य महोत्सव की। ठीक है, अब देखिए आपकी चीजें क्लियर होगी कि 22वां कला मेला 9 मार्च 2022 को होने वाला है, 5 दिन के लिए आपके जयपुर शहर में। और कौन इसका आयोजन करवा रहा है, तो राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, तो रविंद्र रंगमंच परिसर जयपुर में इसका आयोजन हो रहा है। अब इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया आगे कि राजस्थान ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के रूप में। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और रविंद्र रंगमंच परिसर जयपुर की स्थापना कब हुई थी, 1963 में। और इसका उद्देश्य क्या है कि भाई इसके तहत डांस, ड्रामा और म्यूजिक को प्रोत्साहन मिलेगा। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन हो रहा है। 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव की थीम थी आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले अपने क्वेश्चन का राइट आंसर लगा देते हैं। तो ये आपके हो रहा है जयपुर में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यूनिस, फ्रैंकलिन और डडले क्या है। क्या पूछा है, यूनिस, फ्रैंकलिन और डडले क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, शहरों के नाम, जनजातियों के नाम, तूफानों के नाम, उपग्रहों के नाम। तो ये आप मुझे बताएंगे भाई ये किसके नाम है। नाम तो सुने सुने से लग रहे हैं पर अब याद नहीं आ रहा मैडम, सुने तो थे कहीं, है ना, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो देखिए ये है आपके तूफानों के नाम। ऑप्शन नंबर सी, तूफानों के नाम आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। और अब देखते हैं कि भाई इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ देखा गया है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है आपके यूके, यूनाइटेड किंगडम में। और इनमें सबसे पहले आया था यूनिस, और यूनिस के बाद ही आपका फ्रैंकलिन और डडले एक्टिव हुआ था। और ये 1980 में आए हुए ग्रेट स्टॉर्म, कौन सा तूफान, ग्रेट स्टॉर्म, इसके बाद आने वाले ये सबसे ज्यादा तेज तूफान है, यानी कि सबसे ज्यादा तबाही फैलाने वाला तूफान है। तो यूनिस, फ्रैंकलिन और डडले आपके क्या हो गए, तूफानों के नाम है। और कहाँ इसका प्रभाव है, तो ये यूके में एक्टिव थे। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, नृत्य गुरु राजकुमार जबड़ा, कौन, राजकुमार जबड़ा किस घराने से संबंधित है। ठीक है भाई, हमें इनका घराना बताता है, घराना बताना है कि ये किस घराने से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर का कथक घराना। क्या, जयपुर का कथक घराना, अलवर घराना, नीमराणा घराना, ग्वालियर घराना। तो भाई राजकुमार जबड़ा जी किससे संबंधित थे, तो ये संबंधित थे आपके जयपुर के कथक घराने से। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, तो ये चर्चा में इसलिए है कि इनका हो गया है निधन। कब हुआ था, तो आपके 23 फरवरी यानी बीते कल को, 23 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया है। और ये अंतरराष्ट्रीय नृत्यक थे। क्या थे, अंतरराष्ट्रीय नृत्यक। अब अंतरराष्ट्रीय नृत्यक कैसे, इन्होंने किन किन देशों में अपनी नृत्य की प्रस्तुति दी है, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इन्होंने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया है अमेरिका, दुबई, कुवैत और जर्मनी। यानी कि हमारे बीच अब एक अंतरराष्ट्रीय नृत्यक, कौन थे, इनका नाम क्या है, राजकुमार जबड़ा, अब ये नहीं रहे हैं। लेकिन इन्होंने किन किन देशों में अपनी सेवाएं, मतलब नृत्य की प्रस्तुति दी है, तो अमेरिका, दुबई, कुवैत, जर्मनी, यहाँ पर इन्होंने अपने नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी है। इनके पिताजी भी भारत के जाने माने नृत्यक थे और ये अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो देखिए अफसोस की बात तो है कि हमारे बीच एक
हस्ती थी, अब नहीं रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रभान ख्याल को उनकी किस कविता के लिए उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? क्या पूछा गया है कि चंद्रभान ख्याल को उनकी किस कविता के लिए कौन सा पुरस्कार, उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो पहले तो अपने ऑप्शन देखते हैं। हो न हो आसपास कोई, आसपास है कोई, देखिए आप तो इनके टाइटल देखिए, ताजा हवा की ताबिशें, कोई दाना कोई दीवाना मिला, वाह, दौलते हक मुझको हासिल हो गई, दौलत इसी को पूरी दुनिया चलती है आजकल। तो देखते हैं भाई कि चंद्रभान ख्याल की कौन सी कविता है जिनके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं भाई चंद्रभान ख्याल है कहाँ के। तो चंद्रभान ख्याल ये हैं आपके दिल्ली के, और इनकी स्पेशलिटी यानी कि हाँ इन्होंने कविता तो लिखी है, लेकिन फिर भी एक चीज होती है जिसमें ये सबसे ज्यादा फेमस हैं, तो ये अपनी नज्म के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए नज्म के जाने माने शायर हैं चंद्रभान ख्याल और उनकी ताजा हवा की ताबिशें, क्या ताजा हवा की ताबिशें, यही कविता है जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है उर्दू के साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो अब आपको पता चल गया भाई चंद्रभान ख्याल जी की यही कविता हमें पढ़नी है कि ऐसा क्या है भाई इस कविता में जो उनको ये पुरस्कार मिल गया, सम्मान मिल गया। ठीक है, तो देखिए ताजा हवा की ताबिशें आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। और इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन सिर्फ आज के, अगली सीरीज फिर से कल स्टार्ट होगी, तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हम मिलते हैं आपसे कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।